Dear aspirants, welcome to today's video. Here we will discuss the current affairs for the month of August 2025. So first of all, हमारे पास जो न्यूज़ आ रही है इम्पॉर्टेंट वो है हमारे इकोनॉमिक सेक्टर से, जहाँ पे हमारे पावर सेक्टर को डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे आप न्यूज़ में देख सकते हैं जैसा लिखा हुआ है J&K लार्जेस्ट पावर प्रोजेक्ट पोस्ट पावर प्रोजेक्ट मूव्स टू एग्जीक्यूशन स्टेज। तो हम J&K का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट जो है वो बनने वाला है, अभी बना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी नहीं बना है। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो है पहला स्टेप लिया है इसको बनाने के लिए कि इसके टेंडर्स जो है वो इशू किए हुए हैं। सो दिस न्यूज़ इन itself is not important, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। सो ये पावर प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो इसकी कैपेसिटी होगी 1856 मेगावाट और इसको सावलकोट पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। सो ये सिद्धू विलेज जो रामबन में है वहाँ पे इसको बनाया जा रहा है ऑन द रिवर चिनाब। ओके। अब ये प्रोजेक्ट क्यों गवर्नमेंट इतना फास्ट ट्रैक पे इसको एग्जीक्यूट करे, क्यों बना रही? बिकॉज आपको याद होगा जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसके बाद ही इंडस वाटर ट्रीटी को जो है अबेयंस में रखा गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखा गया तो चिनाब के जो वाटर्स हैं उसको अपनी कंट्री के बेनिफिट के लिए हम यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए जो है ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। सो इससे जम्मू एंड कश्मीर को इन पर्टिकुलर और हमारी कंट्री को इन जनरल काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि हमारी जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट, हमारे आर्ट एंड कल्चर सेक्टर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है कि कुछ स्कल्पचर्स जो है कारकोटा डायनास्टी के, कारकोटा एरा के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हमें मिले हैं। अनंतनाग में एक्चुअली देयर इज अ विलेज जिसका नाम है अशमुकाम। ठीक है। इसमें एक स्प्रिंग है जिसको कारकुट नाग के नाम से जाना जाता है। इस स्प्रिंग के अराउंड जब एक्सकवेशन की गई बाय द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट तो उस एक्सकवेशन के दौरान कुछ स्कल्पचर्स हमें मिले हैं। एंड जैसा मैंने पहले ही कहा ये कारकोटा डायनास्टी के एरा के स्कल्पचर्स हैं। कारकोटा डायनास्टी ने जो है कश्मीर में रूल किया है फ्रॉम 625 टू 855 CE, क्रिश्चियन एरा। ठीक है। कारकोटा डायनास्टी के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी बुक को रेफ़र कर सकते हैं या हमारे ऑनलाइन वीडियोस में भी उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इन द हिस्ट्री सेक्शन, तो आप वहाँ पे जाके आप उसको देख सकते हैं। तो कारकोटा डायनास्टी जो है ये फेमस है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मार्टंड सन टेम्पल, जो कि अगेन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है। तो दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द किंग ललित आदित्य मुक्ता पिता। तो इन स्कल्पचर्स को देख के हमें क्या पता चलती है कि यहाँ पे हमें कुछ शिवलिंग मिले हैं। ठीक है। एक्सकवेशन में शिवलिंग मिले हैं, कुछ पिलर मिले हैं और कुछ ब्रोकन स्कल्पचर्स भी मिले हैं। जब इनकी इनिशियल स्टडी की गई तो इससे हमें पता चला कि कारकोटा डायनास्टी में बुद्धिज़्म का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। उसके अलावा स्टेट का सपोर्ट जो है वो हिंदुइज्म को भी रहा है। तो दिस डायनास्टी वाज वेरी टॉलरेंट टुवर्ड्स रिलीजन। तो इसमें बुद्धिज़्म हिंदुइज्म डुअल रिलीजन्स को पाया गया है। अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करें तो इसमें हमें ज़्यादातर वॉरियर्स मिलते हैं या फिर वुमेन हु परफॉर्म सती, तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो पाए गए हैं। और कुछ स्टोन स्कल्पचर्स पे जो है कुछ स्क्रिप्ट भी पाया गया है विच इज़ नोन एज द सारधा स्क्रिप्ट। तो कारकोटा डायनास्टी के टाइम पे इस स्क्रिप्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। सिग्निफिकेंस इससे यही हमें पता चलती है कि रिलीजियस टॉलरेंस इस टाइम पे थी एंड कारकोटा डायनास्टी जो है दे हैड अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। मूविंग फॉरवर्ड आर्ट एंड कल्चर से, जो हमारा सोजनी क्राफ्ट है कश्मीर का, इसको गवर्नमेंट जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काफ़ी बड़ा बूस्ट देने वाली है बाय डेवलपिंग अ विलेज नोन एज सोनपा इन डिस्ट्रिक्ट बडगाम ऑफ कश्मीर। तो इस विलेज में इस आर्ट एंड क्राफ्ट को बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है अंडर इट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम विच इज़ नोन एज द नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट
प्रोग्राम, तो यहाँ शॉर्ट में मैं लिख लेता हूँ नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर जो है सोजनी क्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा इन द सोनपा विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बडगाम। ओके, तो इस नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर एक कंपोनेंट आता है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट स्कीम। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट स्कीम, तो इसी स्कीम को यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। कौन इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है? इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट जम्मू एंड कश्मीर, ये इसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगी यहाँ पे। बट इसकी फंडिंग जो है वो आएगी सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, ठीक है, फंडिंग यहाँ से आएगी और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इसकी यहाँ पे ये रहेगी। तो किया क्या जाएगा एक्चुअली, इस विलेज में डिज़ाइनर गेट्स बनाए जाएंगे, ये स्कीम के कंपोनेंट्स हैं। डिज़ाइनर गेट्स जो है दे विल बी बेस्ड ऑन द थीम ऑफ द सोजनी। उसके अलावा यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स इंस्टॉल की जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे सेल काउंटर्स बनाए जाएंगे। सोजनी आर्ट कैसे बनाते हैं उसके लाइव डेमो दिए जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मार्केट एक्सेस यानी कि इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी की जाएगी। उसके अलावा ब्रांडिंग भी यहाँ पे होगी। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा सोजनी क्राफ्ट है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, उसको एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट को, और इससे रिलेटेड जितने भी आर्टिजन इस पे डेवलप हैं उनको लाइवलीहुड सपोर्ट भी मिलेगा। सो इट्स बीइंग डन इन द सोनपा विलेज। उसके बाद बैड न्यूज़ फॉर द जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी कि डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हु हैज़ इम्पोज 50% टैरिफ ऑन इंडिया, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारे कारपेट एक्सपोर्ट्स पर भी पड़ रहा है। तो कश्मीरी कारपेट्स जो है टैरिफ से पहले 50% टैरिफ से पहले इन पे 2.9% टैरिफ लगता था, जो कि अब जंप हो गया अप टू 52.9%। तो $1000 का कोई कारपेट अगर यूएस में मिलता था कश्मीर से, वो अब वहाँ पे $1530 का हो जाएगा। तो इससे हमारे कारपेट्स जो है यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। यूएस मार्केट जो है इट कंप्राइजेज 60% ऑफ द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर द कारपेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 60% हमारे एक्सपोर्ट्स जो है वो यूएस में ही होते हैं। अब जो हमारा मार्केट इतना बड़ा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट जाते हैं, अगर वहाँ पर ही हमारे एक्सपोर्ट्स को महंगा किया जाएगा तो ऑब्वियसली इनकी डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो इससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो इससे अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं उनकी इनकम भी डाउन हो जाएगी। इनकम डाउन होने से सीधा हमारे लाइवलीहुड पर जो है इम्पैक्ट इसका होगा। सो अराउंड 3.5 लाख आर्टिजन्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड with the carpet weaving industry, so they will bear the brunt of these increased tariffs of these high tariffs। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जहाँ कहीं भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है अगर मेंस में, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज टैरिफ्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे आप ऐसी एग्जांपल्स को कोट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं उनकी कैटेगराइजेशन की गई है, जिसमें 65% एरिया जो है वो लो रिस्क का पाया गया है, 23% एरिया जो है वो मॉडरेट रिस्क का पाया गया है, और रिमेनिंग जो 12% एरिया है वो हाई रिस्क का पाया गया है। तो ये कैटेगराइजेशन किसने की है? इट हैज़ बीन डन बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो इससे मकसद क्या है? कैटेगराइजेशन करने से क्या होता है? इससे हमें एक आइडिया मिलता है कि हम नेचुरल हैज़र्ड्स के लिए बेटर अपने आप को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंट रेनफॉल की एग्जांपल ही आप लीजिए जो अगस्त के मंथ में हो गई, जिससे फ्लैश फ्लड्स भी आ गए।
तो अगर हमें पहले से पता रहेगा कौन सा एरिया लो रिस्क है, कौन सा एरिया मॉडरेट रिस्क है, तो रेनफॉल का इम्पैक्ट उस एरिया पे क्या होगा, क्या उस रेनफॉल से लैंडस्लाइड हो सकती है, अगर लैंडस्लाइड हो गई तो क्या वो लो रिस्क लैंडस्लाइड होगी या मॉडरेट रिस्क होगी, तो अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है मिटिगेशन मेजर्स को ले सकता है। और इनफैक्ट अगर मिटिगेशन मेजर्स लेने के बावजूद भी वहाँ पे डिज़ास्टर से कोई डैमेज होता है, तो उस डैमेज के लिए हमें कितना प्रिपेयर रहना है वो भी हमें इस कैटेगराइजेशन से पता चल सकती है। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं, क्लासिफिकेशन या हैज़र्ड मैपिंग जिसको बोलते हैं, ये हमें नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए बेटर प्रिपेयर होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अगस्त के करंट अफेयर्स में इतना ही। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर्स में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।